दोस्तों सभी को जय साई राम। आज है 5 मार्च 2024। सुबह के 10 बज रहे हैं और इस वक्त मैं निकला हूँ अपना मुगलिन से निकला हूँ। और ये देख सकते हैं सामने बोर्ड में काठमांडू, तातोपानी और भी कहीं कहीं के बारे में दिया हुआ है। यहाँ से आगे में 6 किलोमीटर आगे मनोकामना है। मैं पहले ही ठहरा था और आज मैं जा रहा हूँ चाइना गेट। 5 तारीख है। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, 150 किलोमीटर के लगभग है। और चूँकि पूरा ही घाटी पहाड़ी एरिया है, उसमें काफ़ी जगह तो ऑफ रोड मिलेंगे, इसलिए थोड़ा संभल के चलना है, सावधानी से चलना है। और आज तो उम्मीद कम है मेरा कि मैं चाइना गेट पहुँच पाऊँगा, तो उसके पहले ही किसी भी गांव वगैरह में होटल रूम लेकर के स्टे कर लूँगा। फिर कल 6 तारीख को चाइना गेट के लिए निकल पड़ूँगा। और ये मैं मनोकामना से काफ़ी आगे आ गया हूँ। यहाँ तो फिर भी रोड अभी अच्छा ही मिल रहा है, रोड सही है, लेकिन कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड आ जाता है। बहुत हद से बुरा रोड मिलता है, जहाँ पर थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है कि गाड़ी संभल पाएगी कि नहीं। अनबैलेंस वे टाइप भी स्थिति बन जाता है कभी कभी। बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर, कच्चा रोड, गड्ढे। और यहाँ पर लगता है किसी का शादी वगैरह का निकल रहा है बारात। ये देख सकते हैं नेपाली कल्चर की शादी बारात है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने मंजिल की ओर। और चूँकि मुझे इतना विशेष जानकारी तो है नहीं चाइना गेट का कि वहाँ पर हमको एंट्री मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा क्या है। बस 1-2 बार यूट्यूब में देखा था कि वहाँ खासा बाज़ार मतलब चाइना मार्केट होता है, जहाँ पर सौभाग्य से किसी इंडियन को भी एंट्री मिल जाता है। देखते हैं, मिला एंट्री तो ठीक है, नहीं तो गेट से रिटर्न हो जाऊंगा। प्राकृतिक सौंदर्य तो भरपूर है इधर, बहुत ज़्यादा। मौसम बहुत सुहाना है, भले ही कितनी ही धूप हो, लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठंडा का। वैसे भी नेपाल तरफ गर्मी बहुत कम ही पड़ता है, वो इंडिया बॉर्डर के आसपास ही रहता है थोड़ा बहुत गर्मी। और जितने पहाड़ी एरिया है उस तरफ तो ठंडा ही रहता है। ये आ गया ऑफ रोड। अब यहाँ पर मेरे को सतर्क होना पड़ेगा। ये किनारे में त्रिशूली नदी वही है जो मनोकामना मंदिर के पास से गुजरी है। और यही नदी पूरा चाइना गेट तक के है, वहीं से आ रहा है, चाइना गेट तरफ से ही आ रहा है ये नदी। रोड में इतना ज़्यादा डस्ट है, धूल और गहरे गहरे गड्ढे, बड़े बड़े बोल्डर पत्थर है। ऊपर से मैंने गाड़ी को भी ओवरलोड कर डाला हूँ। अभी मेरा फर्स्ट टाइम रहा है, अब एक्सपीरियंस हुआ है कुछ, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखूँगा। मेन क्या है, टूल्स के वजह से ज़्यादा लोड बढ़ गया। टूल्स का वेट 15 किलो के करीब हो गया है। क्या है, सुनसान सड़कें हैं, कहीं कुछ दूर दूर तक अता पता नहीं रहता है किसी का भी।
इमरजेंसी में कभी कुछ हो जाए तो उस स्थिति में अपने पास यदि टूल्स रहे तो छोटा मोटा काम किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पंचर किट रखा हूँ पूरे तरीके से, और वायरिंग टेप और टूल्स पाना में एलंकी पाना, फिट पाना, रिंग पाना, पेचकस का सेट, और कुछ तकरीबन 1 किलो तो नट बोल्ट होंगे अलग अलग साइज के, और टाई बेल्ट रखा हूँ, कपड़े रखा हूँ पोंछने के लिए, चेन लुब्रिकेंट, चेन क्लीनर, टायर पॉलिश, लेदर पॉलिश, ग्लास पॉलिश, पेंट पॉलिश, हर तरह के चीज़ों को रखा हो ताकि गाड़ी का समय समय पर मेंटेनेंस कर सकूं। अपने साथ साथ गाड़ी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमको हज़ारों किलोमीटर चलना है, और ख़ासकर इन जगहों पे तो बहुत ही तकलीफ दे जहाँ पर हम पहाड़ी एरिया पे चल रहे हैं और सुनसान इलाका हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी ना हो। तो वैसे जगह पे तो ऊपर वाले ही मालिक हैं बस, इसलिए थोड़ा तैयारी के साथ निकला हूँ मैं। ये देखो जगह जगह फिर ऑफ रोड, समझ ही नहीं आता कि सड़क किधर है, कहाँ है, क्या है, बस मिट्टी, पत्थर, गड्ढे। और जो यहाँ के लोकल निवासी है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका डेली अप डाउन है इस एरिया से, इस रोड से, तो वो आसानी से निकल जाते हैं। अब ये देखिए ढाल है इस तरफ, यहाँ पर मेरे को ये दिक्कत हो रहा है कि दोनों पैर से मैं अगर ज़मीन में सपोर्ट लेता हूँ लेफ्ट एंड राइट से तो ब्रेक मारने में तकलीफ़ होता है। तो अगर अगला ब्रेक लगाता हूँ तो उस स्थिति में अनबैलेंस होकर के गिर सकता हूँ। तो इन सब बातों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब सही रोड मिल गया और फिर हम चल ही रहे हैं बढ़िया। और अब मैं ये पेट्रोल डला लेता हूँ क्योंकि आगे कोई निश्चित नहीं है। 1-2 लोगों से मैंने पूछा भी हूँ कि चाइना बॉर्डर के आसपास पेट्रोल पंप का क्या स्थिति, तो बता दिया उन्होंने कि पेट्रोल पंप अब बस यहीं पर एक आध जगह और आगे मिल सकता है, उसके बाद कहीं नहीं। तो फुल टैंक तो करा ही लिया हूँ, और जो मैंने एक्स्ट्रा बॉक्स रखे हैं जेरी कैन पेट्रोल के लिए, उसमें भी मैं भी एक बॉक्स में 2 लीटर करीब एक्स्ट्रा रखा हूँ। क्योंकि मैं जब रायपुर से निकला था तो वर्धा के आगे जाने पर एक बॉक्स टूट के गिर गया था। जानते ही हैं, हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद भी कंपनी वाले एकदम ऑर्डिनरी माल भेजते हैं जो लोड नहीं ले पाया, ब्रेकर में ही टूट के गिर गया था। इसलिए फ़िलहाल 2 लीटर ही पेट्रोल डाल के रखा हूँ और एक साइड का बॉक्स खाली है। रायपुर जाके उसको बढ़िया से बनाऊंगा घर पे अपने खुद के वर्कशॉप में, ताकि उसमें 5 लीटर की जगह 50 लीटर भी भर दो तो नहीं टूटने वाला, ऐसा काम करूँगा। और ये अब मुझे इन वादियों में बर्फ की पहाड़ी नज़र आने लगा है। चलते गाड़ी से बार बार मोबाइल से ऑपरेट कर करके थोड़ा दिक्कत होता है। मोबाइल की तरफ देखो और उस समय हम अगर क्लिक करते हैं कि शूट कर ले और ऑफ कर ले, तो उस समय ये दिक्कत होता है कि रोड में कब कहाँ कच्चा रोड आ जाए या टर्निंग आ जाए। इसलिए बहुत संभल करके वीडियो शूट करना पड़ता है। और रुक जाओ वही बेहतर है, क्योंकि लेफ्ट में रेलिंग भी नहीं है, देख सकते हैं, और खाई है हज़ारों फीट गहरी। अभी मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ। रोड का कोई ठिकाना नहीं है, कभी तो ठीक आता है तो कभी एकदम से ऑफ रोड आ जाता है, गड्ढे, पानी, पत्थर। बहुत
दूर चलो तब उसके बाद कभी कदार कोई एकाध दुक्का नज़र आ जाते हैं, नहीं तो ऐसा सुनसान पड़ा है पूरा सड़क, क्या बताऊं। इसीलिए गाड़ी को सावधानी पूर्वक चलाना है, ताकि अगर थोड़ी भी लापरवाही होता है तो गाड़ी में ही कुछ फॉल्ट आ सकता है। अभी भी चाइना गेट काफ़ी दूर है। अभी तक लगभग मैं 70-80 किलोमीटर आ चुका हूँ मनोकामना से। होगा करीबन 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूरी और है चाइना गेट का। तो मेरे को तो मुश्किल लग रहा है कि मैं पहुँच पाऊँगा, और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं एक 1-1.5 घंटे और चलाता हूँ। उसके बाद एक आध गाँव आएगा तो वहाँ नाइट स्टे कर लूँगा, फिर कल सुबह 6 तारीख को निकलूँगा। कहीं कहीं रोड इतना सकरा है कि मैं थोड़ा राइट साइड से चल रहा हूँ, वैसे भी कोई आगे ना पीछे, सुनसान पड़ा है रोड। हालांकि एक बड़ी गाड़ी जा सकता है, बस या ट्रक वगैरह, इतना चौड़ा है। लेफ्ट साइड में तो देखो तो मेरे को तो खुद ही भयभीत हो जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने रास्ते की तरफ ध्यान रखा हूँ। और इधर तो और भी ज़्यादा डेंजर लग रहा है। मेरा ये चाइना गेट आने का प्री प्लान तो नहीं था। अगर यदि पहले से कुछ ऐसा प्लान होता तो मैं वीज़ा वगैरह बनवा के ही आया रहता। मैं सिर्फ सोचा था कि मनोकामना मंदिर आऊँगा नेपाल में, और कुछ दिन रहूँगा नेपाल के प्राकृतिक वातावरण में, और उसके बाद रिटर्न हो जाऊँगा। लेकिन फिर अचानक ही मन बन पड़ा कि चलो चाइना गेट चलते हैं, एक ट्राई करेंगे, अगर एंट्री मिल गया तो अच्छी बात है। और एक बात और बता देता हूँ, जैसे यदि हम चाइना गेट के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो वीज़ा अगर लेके आते हैं बाइक द्वारा तो हमारा एंट्री तो हो जाएगा आसानी से, लेकिन अब हम मोटरसाइकिल लेके अंदर नहीं जा सकते। मोटरसाइकिल को भी अंदर लेके जाना है तो उसके लिए हमको कार्नेट बनवाना पड़ेगा, और कार्नेट बनवाने के लिए एक लंबा प्रोसेस है, खर्चा है। तो वो थोड़ा सा अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या जिसको भी अगर कोई आना चाहे तो कार्नेट बनवा ले पहले। कार्नेट में जस्ट अपने गाड़ी के वैल्यू का डबल अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, जो रिफंडेबल रहता है। और ये सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास, इंडिया में 4 जगह बनता है। तो वहाँ जा कर के बनवा सकते हैं। बॉम्बे में चर्च गेट के सामने में है जहाँ पर कार्नेट बनता है, और उस ऑफिस का नाम शायद WIAA ऐसा कुछ है। तो वहाँ पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने पर, और जो भी वहाँ फीस देना होता है वो सब दे करके बनवा सकते हैं। एक बार कार्नेट बन गया उस बाइक का तो आप वर्ल्ड टूर में कहीं भी जा सकते हैं अपना वीज़ा बनवा के।
अभी तो मैं पासपोर्ट लेकर आया हूँ क्योंकि मन में थोड़ा डाउट था कि कहीं जगह जगह हो सकता है बॉर्डर वगैरह पे चेक करे पासपोर्ट का, तो लेके आया हूँ। और वाकई में रियल में 4-5 जगह पासपोर्ट की मांग की है उन्होंने, पासपोर्ट नंबर लिखे हैं। तो अच्छा किया जो मैं पासपोर्ट भी साथ ले आया और आधार कार्ड भी और अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रखा हूँ और फोटोकॉपी वगैरह सब रखा हुआ हूँ। और इन पहाड़ियों पर एकदम छोटे छोटे कस्बे, गांव टाइप के मिलते हैं जहाँ गिने चुने मकान होते हैं, दुकानें होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल शांत माहौल रहता है। कहीं कोई शोर शराबा नज़र नहीं आता कि डीजे बज रहा है तो साउंड सिस्टम बड़े बड़े बज रहे हैं। और चूँकि मैंने अपने बाइक में ज़रूर लगा रखा हूँ लेकिन यहाँ पर अलाउ नहीं है, इस वजह से मैं भी अपना साउंड सिस्टम नहीं बजा पा रहा हूँ। हाँ, ऐसे सुनसान एरिया में थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। ये देखो रोड कितना सकरा है, ऊपर से ऑफ रोड। और ऑलरेडी मैंने गाड़ी का हाइट इतना ज़्यादा बढ़ा रखा हूँ, क्या बताऊँ। वो तो अच्छा है कि अभी सामान का ओवरलोडिंग होने की वजह से गाड़ी थोड़ी दब गई है। तो मेरा फाइनल डिसीजन हो ही गया है क्योंकि शाम के 4:30 के लगभग बज रहे हैं। और अब आगे आने वाला कोई धुंचे करके कोई छोटा सा गांव पड़ेगा, वहाँ पर रूम ले लूँगा। मैंने 1-2 लोगों से पूछा हूँ, बता रहे हैं वहीं पर होटल लॉज मिल जाएगा और वहीं नाइट स्टे कर लूँगा 2 दिन के लिए। तो फाइनली ये मैं आ ही गया धुंचे में और ये नेशनल होटल में मैंने रूम ले लिया हूँ 2 नाइट के लिए। मुझे नेपाली 700 रुपये पड़ा पर डे के हिसाब से, तो 1400 रुपये दिया। बाकी खाना बहुत महंगा है, 600 रुपये थाली नेपाली रेट में है, मतलब इंडियन 375 रुपये पड़ गया एक टाइम का खाना। तो कुल 2000 मैंने पेड किया और रूम ठीक है, बढ़िया है, गर्म पानी वगैरह सब व्यवस्था है। और इधर चारों तरफ बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं जिस वजह से काफ़ी ठंडक है, बहुत ज़्यादा ठंडक। ये देख सकते हैं धुंचे। अब इसके बाद 30 किलोमीटर की दूरी पर चाइना बॉर्डर है, जो कि कल सुबह निकलूँगा। और ये मैं दूसरे दिन अब सुबह निकल रहा हूँ चाइना गेट के लिए, चाइना बॉर्डर के लिए। रात स्टे किया, रात को तो मैंने 3-3 रजाई ओढ़ के सोया था। अब मैंने गाड़ी में से पूरा सामान निकाल के होटल रूम में रख लिया हूँ, इवन तीनों बॉक्स भी खाली कर दिया। क्योंकि पुलिस वाले जो होते हैं, प्रहरी होते हैं, आर्मी सेना वाले, वो चेक करते हैं कि हमने क्या क्या सामान, उनको ये लगता है कि हम एंट्री किए हैं और अंदर से कुछ सामान खरीद के ला रहे हैं। इसलिए टोटली मैंने तीनों बॉक्स, पेनियर्स और टॉप बॉक्स सब खाली कर दिया। खाली गाड़ी लेके जा रहा हूँ, टूल्स वगैरह भी यहीं होटल रूम में रख दिया। और अब मैं चल रहा हूँ चाइना बॉर्डर को। आज 6 तारीख है और सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं। और 30 किलोमीटर जाने में, वैसे तो लोग बोलते 1 घंटे में पहुँच जाओगे, पर भाई मैं उस स्पीड से नहीं भगाता ना कि गाड़ी ख़राब हो जाए। इतना कुछ भले ही लोड नहीं है लेकिन बॉक्स वगैरह लगे हैं और ये ग्लास लगा है सामने, इतना बड़ा विंडशील्ड, और 2-2 जेरी कैन लगे हैं। फिर पता चला कुछ उखड़ के गिर गया, तो उससे अच्छा थोड़ा अपना कंट्रोल स्पीड में चलूँगा। ये देख सकते हैं यहीं से चेक पोस्ट और इशारा मिल गया मुझे रुकने का।
तो वहाँ चेक पोस्ट में मैंने एंट्री करा दिया। वहाँ नाम वगैरह सब लिखते हैं, लाइसेंस देखते हैं, पासपोर्ट देखते हैं और वो अपने रजिस्टर में दर्ज करते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, किस पर्पस से। वो सब एंट्री कर लिया उन्होंने और मुझे आगे जाने दिए। और ये तो सब इतना खतरनाक एरिया है। साथ में उसी होटल में एक और फैमिली थे, वो स्टे किए थे नाइट। तो उनके पास कोई मतलब छोटी कार, मतलब जो जिसका काफ़ी बेस क्लियरेंस बहुत नीचे होता है, उस गाड़ी में वो लोग भी चाइना बॉर्डर जा रहे हैं। लेकिन जिस टाइप का रोड है ये देख करके तो मेरे को नहीं लगता कि वो पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस ऐसे रोड में एसयूवी टाइप की गाड़ी, स्कॉर्पियो, सुमो, थोड़ा ऊंचे गाड़ियाँ ही चल सकती हैं। अगर हम सोचे कि सेंट्रो, इंडिका या लग्जरी कोई गाड़ी लेके आ जाए तो उसका तो काम तमाम होना 100%। इतने बड़े बड़े पत्थर है, गड्ढे हैं, चारों पहियों को संभाल पाना मुश्किल है। यहाँ तो मैं 2 पहिया में आया हूँ तो दिक्कत हो रहा है, और अभी तो पूरी गाड़ी को खाली करके आ गया हूँ। और इस रोड में 30 किलोमीटर की दूरी में मात्र 10 किलोमीटर रोड सही है, बाकी 20 किलोमीटर जो है वो टोटली ऑफ रोड है। और ऑफ रोड भी ऐसा कि क्या बताएं। ये देख सकते हैं, ये वही कार वाले हैं जो मेरे साथ निकले हैं बॉर्डर के लिए। मेरे को तो उम्मीद कम दिख रहा है कि आगे पहुंच पाएंगे। अभी तो रोड ठीक ठाक है। जिस टाइप से मुझे बताया गया है कि आगे रोड काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल में है, खस्ता हाल में है, और मुझे भी खुद सावधानी से जाने के लिए कहा गया है। आ जाए तो अच्छी बात है, वो भी पीछे पीछे, भले 1 घंटे लेट पहुंचे कोई बात नहीं, पर आ जाए। और मैं भी इसीलिए अपने वीडियो को फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी रोड को समझ सके, देख सके। ये देख सकते हैं, अभी सूम हो गया। ऐसी गाड़ियां आसानी से आ सकते हैं। हालांकि इस रोड पे ट्रकें भी चल रही हैं, बसें भी चल रही हैं, लेकिन वो सब ऊंची गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो चल भी जा रहे हैं। बट वो जो छोटी गाड़ियां होती हैं, कार वगैरह, उनमें तो दिक्कत है। और जब भी आए बिल्कुल लीगल तौर से ही चलें, अपने हिसाब से, ताकि कहीं किसी प्रकार का कानूनी तकलीफ ना हो। क्योंकि यदि हम सही तरीके से अपनी राइडिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो यहाँ के पुलिस वाले बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। अननेसेसरी जबरन चालान नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से कोई रिश्वत वगैरह की मांग नहीं करेंगे। बल्कि मैंने इतने जगह रोका हूँ, बहुत सारे पुलिस वाले रोके हैं,
मिले हैं, तो सभी ने कोऑपरेट किए और एक सही रास्ता बताया कि ऐसा करना वैसा करना। यहाँ का तो नज़ारा बिल्कुल देखते ही बनता है, प्राकृतिक सौंदर्यता इतनी ज़बरदस्त। और मेरा यात्रा भी बिल्कुल एडवेंचर जर्नी, बिल्कुल एडवेंचर बाइक में। बस यही है कि गाड़ी चल रही है मेरी फर्स्ट और सेकंड गियर, बस थर्ड गियर तो लगाना ही मुश्किल है। और रेडिएटर फैन भी, गाड़ी का जो है रेडिएटर फैन वो कंटिन्यू चल रहा है, थोड़ी देर को बंद होगा फिर चालू हो जाएगा, जबकि यहाँ पर टोटल बर्फीली हवाएं चल रही हैं, काफ़ी ठंडा का, उसके बावजूद रेडिएटर फैन चल रहा है। सोच सकते हैं कि इंजन कितना हीट हो रहा है, क्योंकि ऑफ रोड भी दिख रहा है सामने और गियर मात्र फर्स्ट और सेकंड में ही चल रहा है, तो गाड़ी के इंजन को उतनी हवा नहीं मिल पा रही है। अभी देख सकते हैं बस के आने के लिए मुझे लेफ्ट में किनारे लगाना पड़ा, जहाँ पर गाड़ी फंस रही है, थोड़ा खाली गाड़ी है तो धंस रही है अंदर। चलो गनीमत है आगे निकला मैं, नहीं तो मुझे तो ये लगा कि किसी से हेल्प लेना पड़ेगा लगता है, क्योंकि यहाँ कई जगह पे मिट्टी ऐसी अजीब सी है जहाँ गाड़ी कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, मतलब पहिए रोटेट होने चाहिए। यदि पहिए रुके तो अंदर फंसने लगता है, धंसने लगता है। और इस सफ़र में मुझे एक और कहा जाए तो इन्फॉर्मेशन, जानकारी, नॉलेज, जो भी बोलो, कि अपने गाड़ी के जो इंजन होते हैं उसके नीचे में क्या बोलते हैं, कौन सा गार्ड होता है ना, इंजन गार्ड, वो ज़रूर लगवा लेना चाहिए अच्छे क्वालिटी का, क्योंकि कब अगला पहिया गड्ढे में घुसता है तो पूरा इंजन के पास में वो पत्थर टकराने का डर होता है। बड़े बड़े पत्थर, ऐसे मेरे साथ कई बार ऐसी स्थिति आई है, तो वैसे समय पर मैं थोड़ा सा इधर उधर करके हैंडल, क्योंकि रोड तो खाली ही है, आगे पीछे करके गाड़ी को फिर दूसरे रूट से निकाल लेता हूँ। क्योंकि इस गाड़ी में मैंने अभी तक वो मेटल का तो नहीं लगवाया, जो कंपनी द्वारा फिटेड फाइबर का होता है वही लगा हुआ है, जो उतना खास मजबूत तो नहीं है, इसलिए ध्यान रखना पड़ रहा है। ये देखिए लोकल पीपल मस्त आसानी से अपना गाड़ी स्पीड से निकाल लेते हैं, या ऑफ रोड में भी, क्योंकि इनको डेली आना जाना है, रोड रास्ते का भी मालूम है और वाकिफ भी हो गए हैं। और हमको ऐसे सड़कों पर सालों में भी नहीं बोल सकते कि हमको सालों में चलाना है। 2 व्हीलर में तो मेरे लाइफ का ये फर्स्ट टाइम है कि इस तरह का ऑफ रोड मिला है मुझे। हालांकि बुलेट में भी गया मैं इतने जगह पर, लेकिन थोड़ा दूरी का मिलता है, मुश्किल से 50 मीटर 25 मीटर का, जहाँ कुछ छोटा मोटा कुछ काम चलता रहता था। यहाँ तो किलोमीटर में। अब सोचिए मैं धुंचे से निकला हूँ, मात्र 8-10 किलोमीटर रोड सही था, उसके बाद से लेके अब बचा हुआ 20 किलोमीटर पूरा ऑफ रोड में ही चलना है। बाकी यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़बरदस्त।
अब आज यहाँ का चाइना गेट का हो जाए मेरा, देखता हूँ एंट्री होता है नहीं होता है यहाँ का। कंप्लीट होने के बाद यात्रा फिर कल मैं सुबह निकलूँगा धुंचे से काठमांडू के लिए। कल है 7 तारीख और काठमांडू तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, 100 किलोमीटर है। तो काठमांडू में भी होटल में रूम ले लूँगा। ये यहाँ पर पावर प्लांट है, ये बिजली उत्पादन केंद्र। ये देखो कितना गहरा गड्ढा मिला मुझे, एक दीने करके नज़र आ गया। अब देखो यहाँ किसी से मैं पूछ भी नहीं सकता कि किस तरफ जाना है। 2 रास्ते कटे, एक सीधा जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है। फिलहाल तो मैं लेफ्ट में ही चलता हूँ। एक पक्षी नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा सुनसान है बिल्कुल। जबकि यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट भी चल रहा है, काफ़ी सारी मशीनें रखी हुई हैं, शेड वगैरह डले हुए हैं। अब रुक के वेट कर लेता हूँ, किसी का कोई दिख जाएगा तो उससे पूछ के आगे बढ़ूंगा, नहीं तो अन्यथा पता चला आगे जाने के बाद वापस आना पड़ा। और देखो वही हुआ, ये कुछ 2 लोग मुझे मिल गए, तो इनसे पूछा तो ये लोग बताए कि नहीं आप गलत रास्ते में आ गए, हमको फॉलो करो, हमारे पीछे आ जाओ, हम भी चाइना बॉर्डर जा रहे हैं। तो फिर मैं रिटर्न उसी तरफ जा रहा हूँ, और जो स्ट्रेट रोड था, सीधे रोड जाना था, वहीं जाना था। मैं गलती से लेफ्ट में आ गया। और अभी इस वक्त अगर कुछ लोग सोचेंगे कि रूट मैप क्यों नहीं लगा है, तो पता नहीं मेरे मोबाइल में रूट मैप भी काम नहीं कर रहा है। इस वजह से और दिक्कत हो गया। जबकि मैंने नेट ऑन करके भी रूट मैप लगाने का कोशिश किया तो अनसक्सेस हो गया। और मेरे पास 3 मोबाइल है, तीनों मोबाइल में काम नहीं कर रहे हैं रूट मैप। ये देखिए, इधर से सीधे ही जाना था, लेफ्ट मतलब अब लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा मेरे को। मैं लगभग 1 किलोमीटर आगे चला गया था, गलत साइड। और मैं अपना टाइमिंग देख रहा हूँ कि मैं कितने किलोमीटर चल पा रहा हूँ। तो आधे घंटे में मुश्किल से 6-7 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, आधे घंटे में। यह हाल है रोड का। और यहाँ के कुछ लोकल पीपल ने बताए हैं कि जैसे ही आप चाइना गेट पहुँचेंगे और चाइना के अंदर एंट्री करते हैं, तो वहाँ तो ऐसी सड़कें हैं कि क्या बोलोगे। इतना तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो लोकल पीपल हैं उनको पास मिला हुआ है। वो लगभग 20-25 किलोमीटर एक केरुंग पड़ता है, केरुंग सिटी है छोटा सा चाइना में। तो यहाँ के जो पीपल है उनको जाने का मौका मिलता है, उनके लिए परमानेंट एक पास बना के दिया गया है। तो वो भी सिर्फ ये धुंचे या रसवागढ़ी ज़िले में जो आते हैं उनको मिला है, हर को नहीं मिला है वो पास। तो वो लोग जाते हैं। और चाइना बाज़ार जो है गेट के पास में, वहाँ से सामान वगैरह खरीद के भी लाते हैं दुकानों के लिए। तो वही लोग मुझे बताया कि काफ़ी ज़बरदस्त रोड है चाइना में। किसी भी कोने में चले जाओ, जंगल में कहीं भी चले जाओ, ऐसी सड़कें कहीं नहीं मिलेगा पूरे चाइना में जैसे यहाँ पर ऑफ रोड नज़र आ रहा है। यहाँ पर तो ऐसे ही रहता है, कभी भी आ जाओ, 5 साल बाद भी आओगे तो ऐसे ही मिलेगा, 10 साल बाद आओगे तो भी ऐसे ही मिलेगा। खैर अब मेरा तो लाइफ में फर्स्ट टाइम आना हुआ है। अगर नेक्स्ट टाइम कभी आता भी हूँ तो कार्नेट वीज़ा लेके ही आऊँगा, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। और एक बात बता दूँ, यहाँ इस चाइना गेट से अपना जो मानसरोवर है,
महज 200 किलोमीटर की दूरी पे है, मात्र 200 किलोमीटर। यानी अगर कार्नेट और वीज़ा लेकर के आता है तो मानसरोवर तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन मानसरोवर के पहले जो भी गांव शहर पड़ता होगा चाइना में, वहां तक तो इजी जा सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से जो भी होगा उनका व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल वगैरह। और मानसरोवर का भी रास्ता ऐसा तो है नहीं कि 12 महीना खुला रहता है, वहाँ भी बर्फ के वजह से पूरा रास्ता बंद हो जाता है, समय समय पर खुलता है। ये देखो यहाँ पर क्या स्थिति है, मजा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है, लेकिन कुछ भी कहो एक उत्सुकता भरा हुआ यात्रा है मेरा। आगे और क्या है और क्या है। बाकी मेरा तो ऐसा मानना है कि सभी देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनको ये दुश्मनी भाव छोड़ करके एकता का भाव रखना चाहिए। और इस टाइप के टूरिस्ट जो भी आते जाते हैं उनके लिए गेट पर ही कुछ ऐसा व्यवस्था रखना चाहिए ताकि वीज़ा इमीडिएट मिल जाए और एंट्री मिल सके। एक पर्टिकुलर फीस ले लें वो जो लगता है चार्जेस, तो इससे उनको भी आमदनी हो सकता है, इनकम हो सकता है, दूसरे देश की मुद्रा उनके देश में पहुंच जाएगी। अब जैसे मैं इंडिया से आया नेपाल में, तो अब यहाँ से पूरे इंडिया के पैसे ही खर्च हो रहे हैं नेपाल में। अब पेट्रोल डला रहा हूँ, होटल में रह रहा हूँ, खाना पीना, तो नेपाल को इनकम हो रहा है। तो ऐसा आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए और प्राथमिकता देना चाहिए टूरिस्ट लोगों के लिए भी। लेकिन क्या बोलोगे, बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हैं और दुश्मनी भाव रखते हैं। अन्यथा मैं तो कब का वर्ल्ड टूर पे निकल गया होता। अभी तक कि मैंने रायपुर से निकले हुए 3000 किलोमीटर मेरी गाड़ी पूरी चल चुकी है, 3000 पार हो गया है। और रायपुर से मैं 18 फरवरी को निकला हूँ। उसके बाद शिरडी गया, उज्जैन गया, झांसी, अयोध्या से फिर मैं नेपाल में एंट्री हुआ, मनोकामना दर्शन हो गया। अब ये चाइना बॉर्डर, चाइना गेट, फिर कल पशुपतिनाथ, काठमांडू। यहाँ का मैंने 15 दिन का परमिशन लिया हूँ, भंसार बनवाया हूँ। हालांकि यहाँ 15 दिन का भंसार देते नहीं है, 1 हफ्ता 8 दिन का देते हैं बोलते हैं। लेकिन स्पेशली रिक्वेस्ट, कुछ हम्बली रिक्वेस्ट किया मैंने, तो मिल गया 15 दिन के लिए। तो मेरा 15 दिन का टूर रहा, लगभग नहीं 12-13 दिन का टूर रहा इंडिया में। अब बाकी के 15 दिन यहाँ नेपाल में रहूँगा। फिर 15 तारीख के शाम के पहले दोपहरों पर तक नेपाल छोड़ के अपने इंडिया में एंट्री कर लूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और ये देख सकते हैं मैं पहुँचने आ गया हूँ चाइना बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक, क्योंकि ये जितने भी ट्रकें खड़ी हुई हैं ये सब चाइना में जाने के लिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, क्योंकि चाइना से माल आता है यहाँ पर। और ये बिल्कुल बॉर्डर के पास छोटा सा यहाँ भी गांव टाइप का बना हुआ है, जहाँ खाने के लिए भी व्यवस्था है और रुकने के लिए होटल लॉज भी है। यहाँ भी कुछ फॉरेनर्स आते हैं
इंडियन लोग आते हैं, तो वो भी यहाँ होटल में रुक सकते हैं। बॉर्डर के पास भी अच्छा खासा व्यवस्था है, लेकिन वही है कि अगर हम शाम हो गया तब तो फिर वो धुंचे के बाद निकलना बेकार है। अगर 4-5 बजे अगर धुंचे पहुंच रहे हैं तो उसके बाद आना यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि ऑफ रोड है, रोड बहुत बेकार है। दिन दिन के उजाले में आ जाओ, भले 4-5 बजे पहले पहुंच जाओ तो ठीक है। और ये मैं बिल्कुल बॉर्डर के करीब, और यहाँ भी काफ़ी जगह चेक पोस्ट बने हुए हैं जहाँ पर मुझे रोका जा रहा है। पासपोर्ट देख रहे हैं, लाइसेंस देख रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं और पूरा जानकारी ले रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। देख रहे हो सड़क का हाल। गाड़ी तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। एक बार वॉशिंग करवाया था अभी परसों 3 तारीख को, नरसों करवाया था 3 तारीख को, बारिश हो रहा था उस दिन। अब फिर वापस कीचड़ कीचड़ हो गया। अब देखूंगा काठमांडू अगर मैं फिर अगर वॉशिंग कराने का मौका मिल गया तो वहाँ करवा लूँगा। चाइना बॉर्डर के मैं काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं, उसके बावजूद इतना बुरा हाल है रोड का। और यहाँ के आसपास के जो छोटे छोटे कस्बे गांव वाले हैं वो चाइना बॉर्डर से ही अपने दुकान का सामान लेके जाते हैं। और ये एक बौद्ध मंदिर, अब मुझे यहाँ से विजिबल होने लगा है, सामने नज़र आने लगा है चाइना बॉर्डर का जो गेट है। कैमरा में तो पता नहीं। मतलब लगभग 1-8 किलोमीटर अभी और है दूरी। और चूंकि मैं फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि मेरे व्यूवर्स जो भी देखना चाहे तो बिल्कुल बारीकी से अच्छे से देख सकें, ध्यानपूर्वक। कभी उनका मन होता है, मूड होता है आने का तो बेधड़क आ सकते हैं, बाकी एक सिस्टम से आए तो ज़्यादा अच्छा है। क्या आधा अधूरा जानकारी देना कोई मतलब नहीं है। अब जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला इस रास्ते का और जो आगे आने वाले बॉर्डर पे मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ तो मैंने धुंचे बाज़ार के लोगों से जानकारी ले लिया, वहाँ उनके पास वगैरह देख लिया। काफ़ी लोगों से एक अच्छा रिलेशन टाइप बन गया, बहुत अच्छा। लोगों ने नंबर लेन देन किया, मोबाइल नंबर। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। ये इस जगह में भी ये खड़े हैं प्रहरी और इन्होंने भी मुझे इशारा करके रुकवा दिए। चेक पोस्ट जगह जगह है और उनका कर्तव्य वो देखना चाहेंगे तो बिल्कुल रोकना चाहिए हमें भी।
वो अपनी ड्यूटी करते हैं और हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल डर के भागने वाला कोई रोल नहीं। ये हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में भले गाड़ी भगा देते हैं चालान से बचने के लिए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये एक जगह फिर चेक पोस्ट में मुझे रुकना पड़ा। यहाँ भी पासपोर्ट दिखा के एंट्री करवाया। मोबाइल नंबर लिखे। मोबाइल नंबर मेरा नेपाल का जो सिम होता है वो मैंने ले रखा था बॉर्डर से, तो नेपाल का नंबर लिखवाना पड़ता है क्योंकि नेपाल का नंबर हमारा चालू है। बाकी इंडिया का नंबर तो उसमें कॉल ना आएगा ना हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए इंटरनेशनल बैलेंस डलवाना पड़ेगा। और इंटरनेशनल बैलेंस यदि हमने डलवा भी लिया तो नेपाल के लोगों को काम नहीं आएगा। इसलिए नेपाल की सिम लेना भी बहुत आवश्यक है। वो जो बॉर्डर में ही ले लेना चाहिए। यहाँ पे जगह जगह बिजली उत्पादन के लिए व्यवस्था किया गया है, ये देख सकते हैं। पावर प्लांट बना रहे हैं जगह जगह पे। बाकी ज़्यादातर सुनसान जगह ही मिलेगा, काफ़ी कम लोग नज़र आते हैं। सिर्फ विलेज वगैरह जहाँ कस्बे गांव हैं वहीं पर कुछ नज़र आ गए, लोग बाग तो दिख गए, नहीं तो ऐसे सड़कों पर तो बहुत कम इक्का दुक्का ही नज़र आते हैं। अब चूँकि मैं तो बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक हूँ, आधा किलोमीटर से भी कम बचा है। रोड ख़राब है इसलिए बहुत धीमा आना पड़ रहा है मुझे। मुश्किल से 10 की स्पीड चल पाती है गाड़ी, पहला गियर दूसरा गियर बस। ये सामने दिख रहा है चाइना गेट, थोड़ा आगे जाऊंगा तो क्लियर होगा। और ये दिख रहा है सामने टू व्हीलर पार्किंग। ये सब टू व्हीलर रखे हुए हैं यहाँ के लोकल पीपल ने जो मार्केटिंग करने जाते हैं। इसके आगे टू व्हीलर लेके जाना मना है। और चाइना बॉर्डर जो है, गेट जो है वो थोड़ा और आगे है, तकरीबन 150-200 मीटर और आगे। देखते हैं अब। ट्रक वालों को तो, जिनको वीज़ा है, परमिशन है, वो तो बिंदास ले जा सकते हैं। ये देख सकते हैं बस वाले भी, इनका भी लास्ट स्टॉपेज यहीं पर है, कार वाले का भी लास्ट स्टॉपेज इसी जगह पे है। देखता हूँ अब आगे मेरा क्या होता है। निकलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जैसा ही राम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इधर टू व्हीलर वगैरह अलाउ नहीं है। तो फाइनली मैं पहुंच ही गया चाइना गेट के बिल्कुल करीब। यहाँ पर जो नेपाल के सेना के हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई है और ट्रैफिक पुलिस बस उन्हीं की गाड़ी है, प्रहरी बोलते हैं। बिल्कुल मैं चाइना गेट के पास हूँ और एकमात्र मेरा ही मोटरसाइकिल इस जगह पे दिखेगा, दूसरा कोई मोटरसाइकिल नहीं है। ये रहा चाइना गेट और ये ब्रिज बना है पुल त्रिशूली नदी के ऊपर।
और इन्होंने एक बैरिकेड्स टाइप का लगा रखे, उसके आगे हम नहीं जा सकते। तो अब मैं निकलता हूँ अब वापस, और यहाँ पर मैंने आधा घंटे का स्टे कर लिया और काफ़ी कुछ अपने तरफ से कोशिश कर लिया कि मुझे चाइना गेट के अंदर एंट्री मिल सके, बट असफल रहा, अनसक्सेस हो गया। यही इसका उपाय था कि यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि काठमांडू से आपको वीज़ा मिल सकता है, काठमांडू जाएंगे तो, या फिर अपना इंडिया से ही लेके आते हैं। खैर ठीक है। और ये देख सकते हैं सब यहाँ के लोकल जो मार्केटिंग करने आए थे अंदर, उनकी सब मोटरसाइकिलें रखी हुई हैं। अब ये अपना सब सामान वामान पैक कर रहे हैं यहाँ पर, मोटरसाइकिल में रख रख के अपना बोरी, कार्टून, थैले वो सब भर भर के लेके जा रहे हैं। अब हम तो चलते हैं वापस अपने रूम की ओर, जो कि अभी मुझे आने में 2 घंटे लग गए, क्योंकि 7:30 बजे निकला था, 9:30 बजे पहुंचा, आधा घंटा स्टे किया। ये पावर प्लांट के लिए पानी का स्टोरेज है, क्योंकि यहाँ जगह जगह पावर प्लांट है, स्टाफ डैम है ये। आधा घंटा स्टे करने के बाद निकल पड़ा हूँ, और 2 घंटे में मुझे आने का लगा, तो उम्मीद है वही समय लगेगा, 2 से सवा 2 घंटे वापसी में भी। और वो कार वाले जो फैमिली आ रहे थे, पता नहीं अब कहाँ आगे मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे, कि कहीं रिटर्न ना हो गए हों वापस, क्योंकि रास्ता जिस हिसाब से मैंने देखा उससे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर उस तरह की कार आ पाएगी। इसलिए यदि कभी खुद भी यदि आते हैं कार में, तो SUV, मतलब जिसका बेस क्लियरेंस हाइटेड हो, थोड़ा वैसी गाड़ी लेकर के आएँ, और बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंट्स, पेपर वगैरह लेके आएँ। अगर एंट्री करना है तब तो वीज़ा वगैरह लेके आएँ। और ये देख सकते हैं प्राकृतिक सुंदरता, जगह जगह झरने वगैरह बहते हुए, और मौसम अच्छा सही है, बढ़िया। ऐसा नहीं कि बादल है, बारिश हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, 3 तारीख को ज़रूर मुझे बारिश, मौसम भी बिगड़ गया था पूरा, तो मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाया उस दिन। सिर्फ गाड़ी का वॉशिंग करवाया और छोटा मोटा काम कर लिया था, गाड़ी की साफ़ सफाई करके चैन लुब्रिकेंट कर लिया था मैं। बाकी हवा इतना ठंडा चल रहा है यहाँ, बर्फीली हवा।
होटल के रूम में तो बॉटल का पानी हम पी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ नाइट में 2 डिग्री था और दिन के टाइम 10-12 के आसपास है। अब कोई हड़बड़ी नहीं, मेरा एक टारगेट था चाइना गेट, चाइना बॉर्डर तक जाने का, वो भी कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। और ये सामने दिख रहा है धुंचे। धुंचे में एंट्री हो गया। बढ़िया है, ठीक ठाक है ये गांव भी। अच्छे खासे होटल लॉज हैं यहाँ पर, और कुछ फॉरेनर्स भी आके रुके हुए हैं, विदेशी लोग। और बढ़िया, मतलब मिडिल रेंज में अपने को रूम मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, 700 रुपये नेपाली में मुझे बेडरूम मिला, ट्रिपल बेड का रूम, गर्म पानी, बढ़िया फर्स्ट क्लास, अच्छा है रूम। हाँ, खाना ज़रूर महंगा है, 375 रुपये इंडियन, और नेपाली 600 रुपये थाली, वो भी वेज थाली, नॉनवेज नहीं। नॉनवेज तो 800-900 रुपये। अपने को तो वेज ही खाना रहता है, नॉनवेज तो हम कभी खाए नहीं है, ना खाएंगे। ठीक ठाक सुविधा है इस गांव में भी, अच्छा व्यवस्था है। और ये होटल जिसमें मैं ठहरा हूँ, इसका जिस जगह मैंने 2 व्हीलर पार्किंग करता हूँ, उससे 3 मंजिल नीचे भी है। और क्योंकि रोड लेवल पर तो होटल बना ही है, ऊपर में 3-4 माले का बिल्डिंग है और नीचे भी 3-4 माला और है। तो मुझे जो मिला है, नीचे बेसमेंट में रूम लिया हूँ मैंने। यानी ये दिख रहा है कि रोड लेवल पर है, लेकिन ये पीछे से देखा जाए तो खाई में बना हुआ है। उस साइड पूरा खाई टाइप का है, काफ़ी गहरा। ये आ गया मैं अपने रूम। यहाँ बाइक रखने का भी बढ़िया व्यवस्था है, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। गाड़ी का कवर लेके आया हूँ, ढक के रखता हूँ मैं नाइट में। और नीट एंड क्लीन है, बढ़िया, अच्छा व्यवस्था है। होटल वगैरह देख सकते हैं। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय साई राम।